अगला टॉपिक है 167 मिलियन ईयर्स पुराना सरीसृप यानी रेप्टाइल का कंकाल मिला है। ये कंकाल है। तो नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था ये, नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ था और इसी से पता चला है कि स्कॉटलैंड के वेलार्सिया ग्रैसिलिस में ये जो कंकाल मिला है ये स्क्वायमैट का है, आदिम स्क्वायमैट यानी अर्ली स्क्वायमैट का। और स्क्वायमैट क्या होते हैं? ये रेप्टाइल्स की प्रजातियाँ होती हैं। इस स्क्वायमैट ग्रुप में बहुत सारे रेप्टाइल्स आते हैं। इसमें करीब 10,000 स्पीसीज आती हैं। तो ये लिजर्ड टाइप का जानवर है जो स्कॉटलैंड में मिला है, वेलार्सिया और ग्रैसिलिस में। और ये कहाँ से पता चला? ये जनरल पत्रिका में छपा था, उसके आर्टिकल से पता चला है। और ये कब हुआ करते थे? 167 ईयर्स अगो हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है इलाबेन भट्ट का 2 नवंबर को अहमदाबाद में निधन। अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद है गुजरात में। अब इलाबेन भट्ट कौन थी? ये सेवा यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन का नेतृत्व किया था इन्होंने, इसकी अग्रणी थी। और ये इस सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन के अंदर इन्होंने कई महिलाओं को रोजगार दिया था और इसीलिए ये बहुत सम्मानित व्यक्ति थी और इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजित किया गया था, बहुत सारे सम्मानों से नवाजित किया गया था। इसी में पद्म भूषण से भी इनको नवाजित किया गया था। इसी तरह मैक्स सेसे पुरस्कार और इंदिरा गांधी सद्भावना पुरस्कार सहित बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल अवार्ड से भी इनको नवाजित किया गया था। तो इनका निधन हो गया है अहमदाबाद में। नेक्स्ट, चीन ने गलवान में मारे गए सैनिकों के नाम पर पुलों का नाम रखा। अब देखिए 2020 में इंडिया और चीन के सैनिकों के बीच भिड़ंत हो गई थी गलवान वैली में, गलवान घाटी में। तो यहीं पे करीब 20 सोल्जर्स ऑफ इंडिया मारे गए थे और चीन के कितने मरे इसका कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन चीन ने अब इन मारे गए सैनिकों के नाम पर ये पुलों का नामकरण किया है और ये पुल जो हैं अक्साई चीन से होकर के भी गुजरते हैं। ये सड़क जो है अक्साई चीन से होकर के भी गुजरती है, उस पर बने हैं पुल। और 4 ऐसे चीनी सैनिक थे जिनके नाम के ऊपर पुल का नाम रखा गया है। चलिए चीन के बारे में कुछ समझते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन की मुद्रा यानी करेंसी है युआन। और एट प्रेजेंट इंडिया और चाइना का बाइलैटरल ट्रेड है, एनुअल ट्रेड है $125 बिलियन। ये एनुअल ट्रेड है एट प्रेजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आइजोल कहाँ की राजधानी है? मिजोरम में IIMC के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया। यानी IIMC का एक परमानेंट कैंपस बना है, उसका उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू ने। इस कैंपस के अंदर बहुत सारे पाठ्यक्रम कराए जाएंगे, कोर्सेज कराए जाएंगे। इसमें है अंग्रेजी पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके अलावा अन्य पाठ्यक्रम भी चलाए जाएंगे। और IIMC का जो पूर्वोत्तर परिसर है यानी कैंपस है वो 2011 से ही अस्थायी इमारत के रूप में काम करना शुरू किया था। मिजोरम के बारे में कुछ जानते हैं। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम के जो राज्यपाल हैं वो हैं कंभापति हरिबाबू, कंभापति हरिबाबू। और यहाँ के जो CM हैं, मुख्यमंत्री, वो हैं जोरामथांगा। और मिजोरम का जो स्टेट फ्लावर है, स्टेट फ्लावर ये है रेड वांडा। चलिए बेसिक चीज़ें आप जान गए मिजोरम के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड तोखु इमोंग बर्ड काउंट, इसके बारे में हम समझते हैं। तोखु इमोंग बर्ड काउंट जो है ये नागालैंड में आयोजित हो रहा है, ये एक प्रोग्राम है। ये 4 से 7 नवंबर तक आयोजित किया गया और इसके अंदर जो है पक्षियों की सूची बनाई गई, इसकी मांग की गई। और इसका उद्देश्य है पक्षियों की प्रजाति को संरक्षित करना, मतलब उनको कंजर्व करना, स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। तोखु एक फसल उत्सव है जो इमोंग लोथा नागाओं द्वारा मनाया जाता है। अब इमोंग लोथा क्या है? इमोंग लोथा नागालैंड की एक जातीय समूह है, ठीक है, यहाँ की कम्युनिटी है। अब नागालैंड के बारे में कुछ समझते हैं। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। सबसे बड़ा शहर है यहाँ का दीमापुर। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हैं नेपलूरियो। राज्य के पशु है मिथुन।
राजकीय पक्षी है ग्रे बेलीड ट्रैगोपन, ग्रे बेलीड ट्रैगोपन। और यहाँ का स्टेट पुष्प स्टेट फ्लावर जो है, राजकीय पुष्प जो है वो है रोडोडेंड्रम, रोडोडेंड्रम। चलिए, ये बेसिक चीज़ें आप नागालैंड के बारे में सीख गए। और तोखो इमोंग बर्ड काउंट क्या है ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं IIPDF स्कीम। ये क्या है IIPDF स्कीम? IIPDF का फुल फॉर्म है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड। ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, इसी से क्लियर हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड है, यानी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए फंड। इसको नोटिफाई किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 नवंबर 2022 को। और इसका उद्देश्य है PPP प्रोजेक्ट्स के लिए विकास व्यय प्रदान करना, यानी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इनके लिए PPP प्रोजेक्ट्स के लिए। PPP क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो PPP की परियोजनाओं को या प्रोजेक्ट्स को इनके विकास के लिए जो एक्सपेंडिचर है ये IIPDF के अंतर्गत वहन किया जाएगा। और इसके लिए 3 वर्षों के लिए कुल फंड अलॉट किया गया है 150 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट COP27, इसके एजेंडा के बारे में पढ़ते हैं। हानि और क्षति वित्तपोषण को शामिल करना, यानी लॉस एंड डैमेज फंडिंग। ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंडिंग। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि COP27 में लॉस एंड डैमेज फंडिंग को आधिकारिक रूप से एजेंडे में शामिल किया गया है। अब COP27 क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27। ये कहाँ पे हो रहा है? 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये हो रहा है शर्म अल शेख मिस्र, यानी इजिप्ट। शर्म अल शेख में ये हो रहा है। और हानि एवं क्षति का वित्तपोषण, यानी लॉस एंड डैमेज फंड पहली बार COP का आधिकारिक एजेंडा बना। यह फंड जलवायु परिवर्तन से ग्रसित क्षेत्रों को सहायता प्रदान करेगा। इस फंड का पर्पस क्या है? जो भी क्लाइमेट चेंज से जो ग्रसित हैं, क्लाइमेट चेंज से जो अफेक्टेड हैं, उन रीजन्स को, उन क्षेत्रों को ये फंड प्रदान करेगा, हेल्प करेगा। कौन करेगा? लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, और भारत के लिए COP27 का एजेंडा क्या है ये भी समझ लेते हैं। भारत के लिए COP27 में इसका एजेंडा है फाइनेंशियल फ्लो की परिभाषा को स्पष्ट करना, कि फाइनेंशियल फ्लो क्या है ये समझना और इसकी परिभाषा को इसमें क्लैरिटी लाना। तो भारत का एजेंडा ये है, मतलब ये पुटअप करेगा इनके सामने COP27 समिट में कि अब फाइनेंशियल फ्लो को स्पष्ट कीजिए, ये क्या है और इसकी परिभाषा बताइए। फिर नए लक्ष्य, यानी कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फिनांस NCQG को हासिल करना। अब NCQG क्या होता है ये हम समझते हैं। कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फिनांस। इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा 2009 का COP15 ये हुआ था कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन में हुआ था ये। इसमें बात की गई थी कि जो भी अमीर कंट्रीज़ हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को या विकासशील देशों को $100 बिलियन इतना पैसा देंगे, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़े जिम्मेदार देश तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ही हैं, क्योंकि इन्होंने एमिशन के बेसिस पर अपने बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ बना दिए, उसमें बड़े बड़े एम्पायर खड़ा कर दिए। अब क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो तो अभी कार्बन एमिशन का भी सहारा ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो कार्बन एमिशन का सहारा लिया था डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, विकसित देशों ने कार्बन उत्सर्जन का सहारा लेकर के डेवलप्ड बन गए। तो उनको एक्चुअल जिम्मेदार कार्बन एमिशन का डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही माना जा रहा है। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का कहना है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ बनने से पहले डेवलप्ड कंट्रीज़ भी तो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सहारा लिया और वे डेवलप्ड बन गए। लेकिन जब वे इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ थे, इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ थे, तब उन्होंने जम करके कार्बन एमिशन किया और इसी के बलबूते वे डेवलप्ड कंट्रीज़ बन गए। तो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ तो वही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, कार्बन एमिशन के लिए, और कार्बन एमिशन से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसीलिए 2009 के COP15 के तहत ये बात हो गई थी कोपेनहेगन में कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को, रिच कंट्रीज़ को $100 बिलियन देना है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने इस वादे पर खरे नहीं उतर पाए और ये कभी $100 बिलियन डेवलपिंग कंट्रीज़ को नहीं दे पाए। तो इसीलिए अब डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया के साथ साथ अन्य जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि अब हम NCQG थोपेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ पर। NCQG के अंदर, यानी NCQG यहाँ पे न्यू छूट गया है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के अंदर जो है हम
डेवलप्ड कंट्रीज से खरबों रुपए मांगेंगे, खरबों डॉलर मांगेंगे, रुपए नहीं डॉलर। तो जहाँ पे इनको 100 बिलियन डॉलर देना था, वहीं पे अब NCQG के अंडर बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को, क्योंकि अब समय के साथ साथ अब क्लाइमेट चेंज में भी काफ़ी तेज़ी आ गई है और जो कार्बन एमिशन का लेवल है वो भी काफ़ी ऊपर चल गया है और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो और तेज़ी से बढ़ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए या फिर कार्बन एमिशन को कम करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करना होगा डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। और डेवलप्ड कंट्रीज़ जहाँ 100 बिलियन डॉलर देना था उनको, तो वहीं पे अब NCQG के अंडर बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, खरबों डॉलर देना पड़ेगा। तो यही है NCQG। चलिए, और दूसरा भारत का एजेंडा क्या है? COP27 में प्रधानमंत्री ने लाइफ का उद्घोषण किया था, लाइफ, तो इसको भी एजेंडे में शामिल किया जाएगा। और लाइफ क्या है? लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। लाइफ का फुल फॉर्म होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है ईरान द्वारा हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित। तो ईरान ने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है और ये जानकारी किसने दी? ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड, इसने दावा किया है। और IRG यानी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का दावा ये भी है कि ये कोई भी डिफेंस सिस्टम को भेद कर सकती है, मतलब कोई भी डिफेंस सिस्टम इसके आगे फेल हो जाएगी, ठीक है। और यह पारंपरिक मिसाइलों की तरह ही हथियार, ये परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन ले जाने में ये सक्षम होगी, ठीक है। और ईरान की बात करें तो ईरान का कैपिटल है तेहरान, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम राइजी, इब्राहिम राइजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पे और एक चीज़ बता दें कि ईरान जो है यहाँ पे, यहाँ का रिलीजन क्या है? शिया इस्लाम, शिया इस्लाम। यहाँ की करेंसी है रियाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस द्वारा खेरसों शहर से वापस जाने की घोषणा के बाद यूक्रेनी सेना आगे बढ़ी। बहुत लंबे समय तक लड़ाई चलने के बाद रूस ने विथड्रॉल कर लिया है खेरसों से। खेरसों में ये बहुत समय तक ये खेरसों में अपना कंट्रोल बनाया रसिया ने, लेकिन यहाँ से अब रसिया ने विथड्रॉ कर लिया। विथड्रॉ का अनाउंसमेंट रसिया द्वारा विथड्रॉल का अनाउंसमेंट होते साथ यूक्रेनी सेना जो है ये खेरसों शहर में घुस गई, और लेकिन घुसते समय इनको डर भी था कि कहीं जाते जाते रसिया फिर अटैक ना कर दे। और ये दक्षिण में पड़ता है खेरसों शहर, तो अब यूक्रेनी सेना अब यहाँ पे आ गई है। चलिए इस न्यूज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं काबुल में महिलाओं के पार्क और मेले में जाने पर प्रतिबंध। काबुल में महिलाओं की बहुत बुरी स्थिति है। तालिबान ने राजधानी काबुल में महिलाओं के पार्क और मेले में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब यह है कि अब महिलाएं ना तो कोई पार्क में जा सकती हैं और ना ही कोई मेले में जा सकती हैं। यहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो है ये तालिबान का कब्जा है, और इससे पहले 2021 में तालिबान ने बहुत अजीबोगरीब कानून लेके आया था। इसमें महिलाओं को बहुत सारी चीज़ों से वंचित कर दिया था, बहुत सारे अधिकारों से वंचित कर दिया था, जैसे उच्च शिक्षा, इससे वंचित कर दिया था। कहा था कि महिलाओं को उच्च शिक्षा नहीं लेना है। इसी तरह सरकारी नौकरी नहीं कर सकती हैं महिलाएं। ड्राइविंग लाइसेंस उनको इशू नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस उनको इशू नहीं होगा। और वे घर से बाहर भी नहीं निकल सकती है बिना पुरुष के, मतलब उनके साथ एक मेल होना ही चाहिए बाहर निकलने के लिए, अकेले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी। तो इस तरह के अजीबोगरीब, फिर महिलाओं को पूरा सर से पांव तक ढक के रहना होगा, मतलब उनके सर के बाल से लेकर के नीचे पैर के नाखून तक उनको पूरा कवर्ड रहना पड़ेगा, तभी बाहर निकल पाएंगी। तो इस तरह के अजीबोगरीब जो कानून है तालिबान ने लगा के रखे हैं महिलाओं के ऊपर। अफ़गानिस्तान के बारे में समझ लेते हैं। राजधानी है काबुल, और यहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं वो हैं हिबातुल्लाह, हिबातुल्लाह। प्रधानमंत्री हैं हसन अखुंद, हसन अखुंद। और यहाँ की भाषा है पश्तो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाली G20 शिखर सम्मेलन यानी बाली G20 समिट, ये क्या है? G20 का शिखर सम्मेलन बाली में हो रहा है। बाली कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। 2022 का G20 शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर को इंडोनेशिया के
बाली शहर में आयोजित हो रहा है। सदस्य देशों के सभी राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल होंगे और हमारे इंडिया से मोदी जी जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं। इंडोनेशिया के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें तो इसकी राजधानी है जकार्ता। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। बाली जो है इसमें एक बहुत ही फेमस ज्वालामुखी है, पूरी दुनिया में ये बहुत ही ज़्यादा नामी ज्वालामुखी है। इसका नाम है माउंट अगुंग ज्वालामुखी। माउंट अगुंग ज्वालामुखी। चलिए, तो ये आज का करंट अफेयर्स था, है ना। और ये मतलब वीकली करंट अफेयर है, और ये जो करंट अफेयर है 5 नवंबर से 11 नवंबर के बीच का करंट अफेयर है। आगे भी हम करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स हम लाते रहेंगे। बस आपका समर्थन चाहिए। आप अगर चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।